हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो रहेगा वो फोकस टू जेई की जो न्यूज़ आई है रिसेंटली उसके ऊपर रहेगा। देखो 4-5 दिन पहले न्यूज़ आई है कि ये न्यूज़ किसकी है थोड़ा सा कंफर्म कर लो, बिकॉज ये न्यूज़ जो है मेंस के लिए नहीं एडवांस के लिए, ठीक है। और बाद में फिर वो यूट्यूब फ्लोट हो जाता है अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से, ऐसा प्रेडिक्शन है वैसा प्रेडिक्शन। देखो प्रेडिक्शन पे मत जाओ, जो फैक्चुअली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसकी अगर बात करें तो उन्होंने जेई एडवांस की डेट डिक्लेयर करी है 3 जुलाई, दैट इज कमिंग ऑन संडे, ठीक है, 3 जुलाई। अब ये जेई एडवांस की डेट है और मैं पहले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूँ कि जेई एडवांस जो है वो कंडक्ट करने वाली बॉडीज है टॉप 7 IITs, ठीक है। तो 2022 का जेई एडवांस कंडक्ट करने वाला IIT मुंबई, IIT पवई, ठीक है। तो ये IIT पवई से डेट आई है, ठीक है, ये IIT पवई से डेटा। और मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें है कि वो एक मुझे लगता है खींच है आपस में, खींच इन द सेंस कि एनटीए लिटरली पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है। अगर देखा जाए तो एनटीए से कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, ये जो भी है न्यूज़पेपर वाले बता रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। तो क्योंकि एनटीए इतने समय से कुछ बोल नहीं रहा है तो फाइनली ये पहली बार हुआ है कि एडवांस की डेट पहले आ गई है। कायदे से जो होना चाहिए वो मेंस की डेट पहले आनी चाहिए, फिर एडवांस की डेट आनी चाहिए। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि एडवांस की डेट डिक्लेयर करके मेंस वालों पे प्रेशर डाल दिया, मतलब एनटीए पे प्रेशर डाल दिया। अब अगर ये थोड़े से डेट्स वगैरह के बारे में सोचते हैं तो देखो उन्होंने जो बोला है उसके हिसाब से एडवांस वालों ने वो IIT मुंबई में, ठीक है, वो हाई लेवल पर हो जाता है। उन्होंने डेट डिक्लेयर करी है 3 जुलाई फॉर एडवांस। अब टेक्निकल पॉइंट समझो, 26 अप्रैल से CBSE बोर्ड की एग्जाम है और करीब करीब मार्च और अप्रैल ये 2 महीने में डिफरेंट स्टेट बोर्ड की एग्जाम है, ठीक है। और CBSE ने 26 अप्रैल एनटीए को कंसर्न करके ही दी है डेट, क्योंकि CBSE पहले कंडक्ट करता था मेंस, अब वो एनटीए कर रहा है 2-3 साल से, तो वो कंसर्न करके दिए बिकॉज अभी कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी इतने लेट डेट दिए 26 अप्रैल, तो इसका मतलब है कि एक कंफर्मेशन ये है कि 26 के पहले एक लेवल तो होना ही होना है, एक अटेम्प्ट तो होना ही है, ठीक है। अब ये जो 3 जुलाई देने के बाद इतना क्लियर है कि अटेम्प्ट 2 ही रह गए ये चीज़ क्लियर है, 3 भी नहीं होंगे। और वो एक्चुअली सिर्फ 2021 में उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिए थे बिकॉज ऑफ द सम स्पेशल इशू ऑफ कोरोना एंड ऑल दैट प्रॉब्लम के कारण, पेंडेमिक। बट अब वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज 2020 में अगर देखा जाए तो, या उसके पहले अगर देखा जाए तो जनवरी और अप्रैल में होने चाहिए जो अटेम्प्ट, मतलब 3 महीने का गैप रहता है और जनरली इन दोनों के बीच में, जनवरी और अप्रैल के बीच में बोर्ड हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम इस बार क्या आ गया, खास करके CBSE के बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड मार्च में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मार्च में शुरू होकर मार्च में खत्म हो जाएंगे। प्रॉब्लम आ जाएगा CBSE के बच्चों का, बिकॉज एक कहीं ना कहीं वो डर रहता है क्योंकि हमको बोर्ड में भी अच्छे मार्क लाना ही है, 12th बोर्ड है, तो उसके पहले एक अटेम्प्ट रहेगा, उसके बाद में एक अटेम्प्ट रहेगा, बोर्ड के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे। अब देखो टेक्निकल पॉइंट को समझते हैं। वहां पर एक और इंफॉर्मेशन है, एक और डेट डिक्लेयर है कि 8 जून जो है वहां से जेई एडवांस की जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। 8 जून से जेई एडवांस की एनरोलमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगी। इसका मतलब है मेंस का रिजल्ट किसी भी हालत में 7 जून के पहले आना चाहिए, या 7 जून तक के मेंस का रिजल्ट। और ध्यान रखना, अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं, 2 ही होने के चांसेस ज्यादा है, अगर 2 अटेम्प्ट होते हैं तो पहला अटेम्प्ट जो रहता है उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, सिर्फ वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर करना है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के बाद सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, रिजल्ट कंपाइल करना पड़ता है, रैंक देना पड़ता है। पहले अटेम्प्ट के रिजल्ट का रैंक नहीं आता, आपको सिर्फ परसेंटाइल आ जाएगा। तो सेकंड अटेम्प्ट के बाद 10 से 12 लाख जो लोग अपीयर करेंगे उनका पूरा डिटेल स्क्रूटिनाइज होगा, बेस्ट ऑफ 2 में हो जाएंगे, जैसा भी है उसके हिसाब से रैंकिंग आएगी, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, अब थोड़ा सा अगर हम समझते हैं, डेट शीट आई नहीं है लेकिन फिर भी हम समझते हैं 26 अप्रैल से अगर CBSE बोर्ड एग्जाम हो रही तो कुछ भी कर लो 15 मई के पहले नहीं होगी, 15 मई के पहले नहीं होगी। और वहां पर 7 जून तक उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो नॉर्मली अगर कोई बेसिक जैसे लेवल 1 का रिजल्ट है वो विद इन अ वीक हो सकता है डिक्लेयर, ठीक है। लेकिन इस रिजल्ट को, क्योंकि वो कंपाइल्ड रिजल्ट रहेगा, AIR वगैरह सब मिलेगी, तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 10 से 12 लाख लोगों का कंपाइल करना है डेटा।
ठीक है, तो अगर उसको समझे तो कहीं ना कहीं ये 20 मई तक के सेकंड अटेम्प्ट होना चाहिए। अब ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी सीबीएसई के बच्चों को। 15 मई तक के उनका एग्जाम खत्म होगा एक्सपेक्टेड टू बी, वो भी मैं काफ़ी लीनियंट नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइट शेड्यूल बोल रहा हूँ। तो 15 मई से फिर 4-5 दिन का स्लॉट एक्चुअली देना तो चाहिए यार, 3-4 दिन का गैप। बोर्ड की एग्जाम इमीडिएटली अगले दिन से थोड़ी ले लेंगे, कम से कम 3 दिन का गैप तो देगी थी, कम से कम, ठीक है। तो वो कुछ 18-19 मई से आसपास अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम अगर 15 मई तक के बोर्ड खत्म होते हैं तो लेकर वो जाएगा 22-23 मई तक के। तो हार्डली उनके पास मई के 7 दिन और 7 जून तक के 7 और 7 14 डेज के आसपास का समय रहेगा जिसमें उनको सब कुछ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कट कंडीशन होगी उनके लिए कि दे नीड टू वर्क आउट वेरी प्रिसाइसली ऑन दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन समझ में आ गई कि जो पहला अटेम्प्ट रहेगा वो कुछ अप्रैल में होगा, लेकिन देखो 24 तारीख को ये अनाउंसमेंट आ गई थी जेईई एडवांस की, और आज 27 हो गया, 4 दिन हो गए। 4 दिन में एनटीए ने अभी तक ये कोई नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं दिया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड है वो मार्च फर्स्ट वीक में देंगे, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक में देंगे। तो वहाँ से उनको अगर देखा जाए 15 अप्रैल तक के तो 45 डेज मिल जाते हैं उनको, ठीक है। तो 15 अप्रैल के आसपास का एक टेंटेटिव डेट हम समझ सकते हैं, और उसके बाद में वो अब इसमें ज्यादती तो हो गई है। जो बोर्ड वाले हैं वो मार्च में अपना बोर्ड खत्म कर चुके रहेंगे, मोस्ट ऑफ द बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ठीक है। तो वो लोग टोटली दोनों अटेम्प्ट अप्रैल और मई दोनों अटेम्प्ट के लिए फ्री है, टोटली फोकसिंग ऑन द जेईई मेंस, ठीक है। जो ड्रॉपर है उनका तो मतलब क्या ही बोलना, उनको तो बहुत टाइम मिला है, ड्रॉपर को तो काफ़ी टाइम मिला है। जनवरी अप्रैल का शेड्यूल हम कॉमन समझते थे, तो उनको जनवरी से सीधे अप्रैल मिल गया है पहला अटेम्प्ट, तो 4 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गया है, ठीक है। और सीबीएसई वालों की बोल सकते हैं कि थोड़ा सा उनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जस्ट बिफोर बोर्ड, दूसरा अटेम्प्ट जस्ट आफ्टर बोर्ड। तो ये सीबीएसई वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला हो सकता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। एक और टेक्निकल पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जैसे 75% का क्राइटेरिया नहीं रखा है 2022 के लिए, ठीक है, 75% का क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन जो 2022 में बच्चे बोर्ड अपीयर कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि हमारे लिए क्राइटेरिया नहीं है, हो सकता है उसमें से कोई बच्चे 23 में रिपीट कर रहे हो सकता है कोई रिपीट कर रहे हो, तो ये क्लियर नहीं है 23 में शायद रख दे वो, बिकॉज एवरीथिंग विल बी नॉर्मल बाय दैट टाइम। सो 23 में हो सकता है कि वो रखे क्राइटेरिया 75% का, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको 75% नहीं मिलते हैं तो तकलीफ पड़ जाती है। मेरा एक कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट जो है उससे बातचीत हुई थी, तो वो जो बिट सैट के लिए वो एलिजिबल नहीं था। रीज़न ये था कि उसको ओवरऑल एग्रीगेट सब कुछ अच्छा था, लेकिन केमिस्ट्री में 60 से कम मार्क आए थे, ठीक है। 2020 का बच्चा है वो, केमिस्ट्री में 60 से कम मार्क आए थे, उसकी काफ़ी इच्छा थी बिट सेट से, बट वो फिर बाद में एमएसटी सीटी से पुणे में अभी स्टडी कर रहा है वो कॉलेज में। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखो। तो 2022 के जो बच्चे हैं उन्होंने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि मुझे 75 तो मिनिमम लाना ही लाना है बोर्ड में, बिकॉज हो सकता है 23 में अगर आप रिपीट कर रहे हो तो 23 में वो 75 का नहीं रहे, तो आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पर जो काफ़ी बच्चों को मालूम नहीं रहती है, जेईई एडवांस 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो जो 2020 के बच्चे जिन्होंने 2020 में दी थी एक बार, ठीक है, फिर 21 और फिर 22, तो 2020 के बच्चे एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिनका बोर्ड 2021 में था वो जेईई एडवांस दे सकते हैं, या तो अगर उन्होंने 2021 में एडवांस नहीं दी तो वो 22 में और 23 में भी एडवांस दे सकते हैं। और जो बच्चे फ्रेशर है 22 के, तो उनको 22 और 23 मिल ही रहा है, उनको 22 और 23 एडवांस के लिए मिल ही रहा है, ठीक है। IIT मुंबई जो है वो कंडक्ट करने वाला है एडवांस, इसके पहले 2015 में कंडक्ट किया था उसने, थोड़ा सा 2015 वगैरह का देख सकते हो उन बच्चों के लिए जो क्वाइट कॉन्फिडेंट है रिगार्डिंग मेंस, अच्छा परसेंटाइल बन जाएगा, हमको एडवांस देना ही देना है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, मैंने नीचे स्ट्रेटेजी भी लिखा, यार ये स्ट्रेटेजी लिखना गलत है, बिकॉज 2 साल में कुछ किया नहीं तो अब लास्ट 45 दिन 45-50 डेज में क्या ही कर लेंगे, ठीक है। ये एक निगेटिव वे से स्टूडेंट के दिमाग में आता है, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। 45 डेज समझते हैं,
मार्च पूरा और 15 अप्रैल तक के, ठीक है। 45 डेज समझते हैं, 45 डेज में क्या कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब फ्लडेड विद द वीडियोस है, मतलब कुछ तो ऐसे यूट्यूबर्स है कि बस वो जेई पास हो गया और वो यूट्यूबर बन गए, वो सब्सक्रिप्शन वगैरह लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो यूट्यूबर बन गया, वो बता रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमने ऐसा किया था वैसा किया था। यार ये देखो इंडिविजुअल और कभी कभी लक फैक्टर मैटर ही करता है, ठीक है। तो वो ऐसी जगह अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो फैक्ट है उसके ऊपर बात करो, ठीक है। तो फैक्ट क्या है, फैक्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको किसी ने बोला नहीं है कि 100% सिलेबस करो, ठीक है। अगर मैं ट्रेन के हिसाब से परसेंटाइल की बात करूं तो अगर 97-98 परसेंटाइल आता है, मैं बात कर रहा हूं जो किसी भी तरह के रिजर्वेशन में नहीं है, ठीक है। मतलब मैं बात कर रहा हूं ओपन या जनरल कैटेगरी के बॉय की, क्योंकि उसको किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको अगर टॉप 6 NITs चाहिए, ठीक है। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं NITs की बात करूंगा। टॉप 6 NITs चाहिए तो उसने लाना है 99 परसेंटाइल के ऊपर, लाना ही लाना है, ये क्लियर है। अलॉन्ग विद ट्रिपल IIT हैदराबाद, ठीक है। तो ये लाने के लिए उसको इतने लाना ही लाना है। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो डायरेक्टली जेई का स्कोर लेती है, ठीक है। वो कभी मैं और डिस्कस करूंगा, तो उसके लिए भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बाद में कैटेगरी पर जाते हैं, तो कैटेगरी में अगर सपोज ओपन फीमेल है या OBC फीमेल है, तो वो थोड़े थोड़े 1-2 परसेंटाइल नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज एक ओपन फीमेल है तो 98 परसेंटाइल तक के आ गया, OBC फीमेल है तो 97 परसेंटाइल तक के आ गया। सो यू कैन थिंक अबाउट टॉप 6-7 NITs, ठीक है। तो अब वो कैसे लाना है 97 परसेंटाइल। लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था टू गेट 97 एंड 98 परसेंटाइल, अगर हम एक जनरल कैटेगरी के ओपन बॉय की बात करते हैं तो उसको कम से कम 99 के लिए 180-190 मार्क लाना ही लाना है, 190 मार्क लाना ही लाना है। ट्रेंड की बात करो, इस साल कुछ अलग हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे जो रहते हैं, जो भी एनालिसिस है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रहता है, ठीक है। तो 190 मार्क लाना है। और ओपन फीमेल या फिर OBC फीमेल, OBC बॉय, अगर इनकी बात करते हैं तो उनको करीब करीब 160-160 के आसपास लाना है, 160 प्लस लाना है, ठीक है। अब 160 प्लस कैसे लाना है, 25-25-25 75 क्वेश्चंस है, ठीक है। हमको 75 क्वेश्चंस करना ही नहीं है, नहीं करना है हमको, ठीक है। वो क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर कोई बॉलर बहुत अच्छा है तो उसको रेस्पेक्ट दो, उसको रेस्पेक्ट दो भैया, ठीक है। मुझे एक और निकालना आपका दूसरा ओवर जिसका है उसमें मैं इस ओवर की कसर पूरी निकाल दूंगा, ठीक है। आई होप दैट सबको समझाऊंगा। ग्लेन मैकग्रा एक बहुत अच्छा बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, सचिन तेंदुलकर ने कभी उसको बहुत ज़्यादा पिटाई नहीं करी उसकी, ठीक है। हमेशा रेस्पेक्ट करता था, एक अच्छा ओवर निकल जाता था, उसके बाद अगले ओवर में उसकी कसर पूरी कर देता था। और तेंदुलकर के सबसे अच्छे स्कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन एक दिन तेंदुलकर का आया, उसने ग्लेन मैकग्रा को बहुत धोया, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर बॉलर के चक्कर में हमको हमारा विकेट नहीं खोना है, मतलब हमको हमारा ईगो शो नहीं करना है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं करूँगा ही करूँगा, नहीं करना है, ठीक है। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। देखो ईगो क्या होता है या फिर जो भी है क्या होता है, मुझे कोई IT कंपनी में जाना नहीं था, मुझे कोई IT कंपनी में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ आई यूज्ड टू अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम और द एप्टीट्यूड एग्जाम कंडक्टेड बाय डिफरेंट वॉक-इन इंटरव्यूज पोस्ट माई इंजीनियरिंग, फाइन। सो दो कंपनी का नाम लेता हूँ, TCS और इन्फोसिस। सो TCS और इन्फोसिस का एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, ठीक है। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में मुझे सभी क्वेश्चन आ गए, बिकॉज मेरा एप्टी काफ़ी स्ट्रांग है, मैं बोल सकता हूँ ये, इसमें कोई ईगो या प्राउड होने की बात नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ठीक है। वो इतना स्ट्रांग है कि जब मैं ये एप्टी अपीयर करता था डिफरेंट इंस्टीट्यूट के भी, ठीक है, बिकॉज इंस्टीट्यूट वालों में अगर सपोज हम कुछ अच्छा स्कोर लेकर आते हैं एप्टी में तो वो लोग कुछ स्कॉलरशिप वगैरह देते थे कुछ आगे पढ़ने के लिए, कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट टू टेस्ट माई सेल्फ मैं जाता था। तो मुझे 2 इंस्टीट्यूट से ऑफर आया था कि आप एज ए एप्टी टीचर पढ़ा सकते हो क्या, पुणे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। व्हेन आई वाज इन पुणे ड्यूरिंग दोस डेज। तो एज ए मैं तो गया था एक एग्जाम देने के लिए, और मुझे ऑफर दिया उन्होंने कि आप एज ए फैकल्टी, एप्टीट्यूड के फैकल्टी आप यहाँ पर अपॉइंट हो सकते हो क्या, ठीक है। तो मैंने TCS का दिया था, इन्फोसिस का दिया था, दोनों में मुझे आउट ऑफ मार्क मिले, मुझे रिजेक्ट किया गया।
मुझे रिजेक्ट किया गया। क्यों किया गया रिजेक्ट? क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस जो कंपनीज रहती है सब, इनके पेपर्स रहते हैं अवेलेबल नेट पर। ठीक है, ये उस दिन की बात, उस समय की बात कर रहा हूँ जब गूगल भी नया था। ठीक है, बहुत ओल्ड स्टोरी बता रहा हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें नई थी तब की बात कर रहा हूँ मैं। फिर भी इंटरनेट पर लोग देख ही लेते थे, मैंने कभी देखा नहीं था, बिकॉज मैं इतना एक्सेसिबल नहीं था इंटरनेट को उस समय, और मोबाइल वगैरह भी नहीं थे उस समय, ये सब स्मार्टफोन वगैरह। लेकिन ये मेरे मन से मैंने जो सॉल्व किया था उससे आंसर है। कुछ क्वेश्चन बहुत ऐसे लग रहे थे नहीं यार, लेकिन मेरा अंदर का ईगो, नहीं यार मैं नहीं बता सकता इसका आंसर, मैं तो करूँगा ही करूँगा, और मैंने सब करेक्ट करके आ गया। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे कंसिडर दैट कि मेरे पास पूरा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था फ्रॉम नेट। ठीक है, तो ये मेरा ईगो। आपका ईगो, किसी एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो, किसी एक क्वेश्चन के पीछे मत पड़ो। हमको पूरे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं बोल रहा हूँ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तीनों सब्जेक्ट मिला के, तीनों सब्जेक्ट मिला के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, तो 54 से कितने होते हैं? 200। ठीक है, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ, 170 के आसपास अगर लाना है तो 200 में से माइनस माइनस करके निगेटिव मार्किंग के 170 आ जाते हैं। ठीक है, 50 कैसे करना? ठीक है, 50 कैसे करना है? 45 डेज बचे हैं। ठीक है, तो देखो 45 डेज बचे हैं तो 30 डेज तो आपको पढ़ाई करना है, 15 दिन मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट बहुत जबरदस्त देना है। मतलब पूरा एनालिसिस पूरा दिन उस पर जाना चाहिए। एक मॉक लगाओ, 2 मॉक लगाओ दिन में, लेकिन मॉक अगली लगाने के पहले का पूरा एनालिसिस हो जाना चाहिए, और उस मॉक के पूरे 75 क्वेश्चंस आने ही चाहिए। वो एनटीए की जो अभ्यास ऐप है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसमें काफ़ी नए पेपर्स अपडेट हुए हैं। यू कैन पिकअप फ्रॉम देयर, यू कैन पिकअप फ्रॉम देयर। ठीक है, काफ़ी नए अपडेट हुए हैं अभ्यास ऐप के ऊपर। ठीक है, काफ़ी अच्छा ऐप है वो एनटीए का, और एनटीए दे रहा है तो कुछ तो होगा रिलेवेंस। ठीक है, हाँ। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो पिछले 2 साल से फिजिक्स बहुत ईजी आ रहा है। इवन 2021 के फिजिक्स में तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए थे। 2021 का फिजिक्स इज द इजीएस्ट, इसलिए 2021 में स्कोर काफी कम था फिजिक्स का, लेकिन परसेंटाइल बहुत बने थे, परसेंटाइल बहुत बने थे। एक बहुत कम स्कोर वाले का भी परसेंटाइल बहुत बना था। ठीक है, अब ये एक बात है वो बताते नहीं है जनरली, और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हुआ बताने में, लेकिन बच्चों की क्यूरियोसिटी या बच्चों को कुछ बेनिफिट मिले इसलिए बता रहा हूँ। बच्चे कंपैरिजन बहुत करते हैं। ठीक है, अरे सर उसको तो इतने परसेंटाइल मिल गया फलाने सब्जेक्ट में, लेकिन वो तो पढ़ता नहीं था, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या ऐसा वैसा जो भी है। ठीक है, देखो कुछ क्लैरिटी दे देता हूँ। पहली बात तो आपको कंपेयर करना ही नहीं है किसी से, कंपेयर करना है तो खुद से करो। ठीक है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी और से कंपेयर मत करो। दूसरी चीज, जो फलाने को ये मिला, आपने बैकग्राउंड देखा? नहीं देखा। ठीक है, मैं बताता हूँ कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। पहली बात तो देखो, जनरली आज की तारीख में भी जो नए एनआईटीज और नए आईआईटीज है वहां पे सीट वैकेंट रहती है। पहली बात तो कोई नए आईआईटीज और नए एनआईटीज में किसी की एंट्री होती है तो ये मत समझ लो कि उसका बहुत अच्छा स्कोर होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। लोग नहीं जाते हैं, दे प्रिफर गवर्नमेंट कॉलेजेस कंपेयर टू एनआईटीज एंड आईआईटीज जो रिसेंटली ओपन है। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात, चाहे कोई भी आईआईटी क्यों ना हो, लेकिन जो पहली प्रेफरेंस रहती है वो रहती है कोर ब्रांच। ठीक है, बहुत सारे आईआईटीज में बीएससी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये मैं बात करूं, कभी कभी होर्डिंग लग जाता है हमारे सिटी के अंदर कि फलाने टीचर का स्टूडेंट और फलाने कॉलेज में हो गया। ठीक है, तो आप उसमें ब्रांच देखना, क्योंकि ड्यूअल कोर्स रहते हैं, बीएससी कोर्स रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो हमको लगता है कि फलाना आईआईटी एक्स में गया है। ठीक है, लेकिन क्या आपने ब्रांच देखी? ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो है रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिजर्वेशन में देखो, अगर मैं बोलूँ ओपन अगर छोड़ देते हैं तो ओबीसी को बहुत ज़्यादा ऐसा एज सच बेनिफिट मिलता नहीं, बिकॉज कैंडिडेट बहुत रहते हैं और एससी में भी कैंडिडेट बहुत रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो एसटी कैटेगरी है उसमें कैंडिडेट कम रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ध्यान रखना, एसटी कैटेगरी वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, अब वो आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट द रिजर्वेशन। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने दिया वो दिया है, उसके लिए हमको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आप उससे अपनी कंपेरिजन मत करो, या उससे ऐसे भी कंपैरिजन मत करो कि फलाने टीचर का स्टूडेंट है तो फलाना टीचर बहुत अच्छा है। ये भी एक गलत जजमेंट है। ठीक है, बिकॉज बहुत कम स्कोर पर प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, उससे तो आप एक टॉप का कोई गवर्नमेंट कॉलेज पकड़ लो,
ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज, अब मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूंगा तो जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो जेई के स्कोर्स नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप टॉप का प्राइवेट कॉलेज पकड़ सकते हो जेई के स्कोर से, ठीक है। आप उसकी कोशिश कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एनआईटीज और द न्यू आईआईटीज, ठीक है। बहुत सारे एम्स, बहुत सारे जो जीएमसीज रहते हैं जो नए नए ओपन हुए हैं वो भी खाली जाते हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझो, ठीक है। ये एक गूगल में सर्च करके देख लेना कि कितने एनआईटीज और कितने आईआईटीज जो रिसेंट पास्ट के है वहाँ पे सीट खाली है, ठीक है। देख सकते हो, ये कोई मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत एक्सेप्ट करो, देख लो ये, ठीक है। तो इस चीज़ों पे मत जाओ, कंपैरिजन बिल्कुल 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 मत करो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं तो फिजिक्स में अगर आपने, जैसे मैंने बोला कि 50 क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, तो जनरली कैसा है, मैथ्स का सिलेबस थोड़ा वास्ट रहता है, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री लिटरली 2 साल से बहुत ईजी है, और मैथ्स टफ आता ही है, लगता भी है बच्चों को, ठीक है। उतनी प्रैक्टिस कर नहीं पाते हैं इसलिए, लेकिन मैथ्स ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ढंग से कोचिंग मिले और सब कुछ ढंग से हुआ तो, ठीक है। चलो, तो अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं 15 क्वेश्चन तो फिजिक्स के बना लेता हूँ, ठीक है, और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बना लेता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 25 में से, तो आपको मैथ्स के 15 के आसपास बचते हैं, ठीक है। बस हो जाता है, आप शांत रहो यार, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लालच मत शो करो, ठीक है। ग्रीड मत शो करो, ठीक है। देयर इज नो नीड, ठीक है, बिकॉज वो सफिशियंट है हमको 97-98 परसेंटाइल लाने के लिए, और वो सफिशियंट है फलाने ओल्ड एनआईटीज में फलानी अच्छी ब्रांच लेने के लिए, ठीक है। ये बात है, मेरे को ज़्यादा ग्रेड शो करने में नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है, या मेरे साथ जो हुआ था वैसा भी हो सकता है, ठीक है। टीसीएस और इन्फोसिस का जो एग्जाम्पल मैंने कोट किया, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि अगर 15 क्वेश्चन उठाने हैं तो आप 4-5 चैप्टर फिजिक्स को उड़ा दो ना यार, अगर टफ जाते हैं तो। मैं एज ए फिजिक्स फैकल्टी मैं नहीं बोलूंगा कि फिजिक्स में कोई चैप्टर टफ है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा सा टफ जाता है बच्चों को, ठीक है। तो स्किप इट, कैपेसिटर पढ़ लो, उसमें का सिर्फ उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप डिसाइड करो, मैं स्पेसिफिक होकर नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है, तो केमिस्ट्री में तो कैसा वेटेज है, सच बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। ओल्ड वीडियो है, एक बार चेक कर सकते हो कि इस टॉपिक पे कितना वेटेज है। तो केमिस्ट्री के तो आप 7-8 चैप्टर उड़ा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल उतना ही फोकस करके जाना, ज़्यादा दिमाग में लाना ही नहीं कि उसने इतने किए तो मेरा कैसा होगा। बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट, जरूरी नहीं है। मैंने बोला ना, सचिन तेंदुलकर किसकी रेस्पेक्ट करता था, लेकिन तेंदुलकर वर्ल्ड में आज भी नंबर 1 पर है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब रही बात केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बाहर कुछ मत करो, ठीक है। वो कहने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस बुक है, अवस्थी की बुक है, चौहान की बुक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये समय वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये 45 डेज के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट 45 डेज के लिए। अब ये समय वो नहीं है, ये देखना वो देखना, ठीक है। हाँ, फिजिक्स में एक चीज़ और बता देता हूँ, बोलते बोलते हम हमेशा HCV बोलते हैं। पिछले 2 साल के पेपर का लेवल HCV से भी पुअर था फिजिक्स का, उठा के देख लेना, ठीक है। फैक्ट के साथ बात करता हूँ, HCV से भी पुअर था पिछले 2 साल के फिजिक्स का। मैथ्स पर आते हैं, मैथ्स में लिंकेजेस रहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक पर वो टॉपिक डिपेंड है, इस टॉपिक पर वो टॉपिक डिपेंड है, तो ऐसे टॉपिक उड़ा दो, ऐसे टॉपिक उड़ा दो जिसका किसी के साथ लिंकेज नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोनिक सेक्शन उड़ा सकते हो, ठीक है। कैलकुलस पूरा अच्छे से कर लो, अलजेब्रा अरे अलजेब्रा और कैलकुलस पूरा कर लेना तो भाई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसी में 15-16 चैप्टर हो जाते हैं और मोर देन इनफ, लाइफ सेट हो जाएगी बिल्कुल। और वैसे भी देखो, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में मैथ्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है, ये सभी को मालूम है, ठीक है। और यही मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्रॉपरली यूटिलाइज करो अपने 45 डेज। देखो 24 घंटे सभी के लिए रहते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि उस जगह कोई तभी पहुँच सकता है जब आप उस टाइम का बराबर यूटिलाइजेशन करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो टाइम का। एंड 45 डेज आराम से, मैं कोई यूट्यूबर बनना नहीं चाहता हूँ कि हाँ 45 डेज में क्रैश कोर्स लगा लो, ये कर लो वो कर लो, मैं ये सब नहीं कहना चाहता हूँ। आप आपकी प्लानिंग करो, 15 घंटे का समय लगाओ और अपने ड्रीम को याद करो, अपने ड्रीम को याद करो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ड्रीम, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ड्रीम। तो वही आपको, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ वीडियो में, पर्पस चाहिए, पर्पस चाहिए, वो पर्पस वही है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न इजी हो चुका है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बस आपको वो लगाना है,
ठीक है। और अंत में जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड में, वो एग्जांपल देकर मैं क्लोज करना चाहूँगा। देखो रशिया यूक्रेन में जो वार चल रहा है, वो मैं ये नहीं बोलूँगा ये सही है वो सही है, लेकिन उस बंदे को देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, उस बंदे ने पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जाके अपने कंट्री के लिए, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग फॉर हिज सेल्फ सेक, उसकी तो जो खुद की संपत्ति थी अलग अलग कंट्रीज में, उसको तो बैन कर दिया, बंद कर दिया, मतलब जब्त कर लिया अमेरिका वगैरह कंट्रीज ने, ठीक है। उसने खुद की परवाह नहीं करी, सबसे ऊपर रखा देश। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, सो हिज फर्स्ट ड्यूटी इज हिज नेशन। एंड इवन दो चाहे वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये समय बताएगा, लेकिन उसको सब सैल्यूट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। देखो नाटो जो है 40 कंट्रीज का ग्रुप है, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, उसकी भी हिम्मत नहीं। क्यों? इसलिए कि वो बंदे ने इतना इम्पोर्टेंस अपने ड्यूटी को दिया, अपनी ड्यूटी को इम्पोर्टेंस, तो आप बहुत ताकतवर बन के निकलोगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। नरेंद्र मोदी, ठीक है, इंडिया की क्या हालत होती थी, आज ये हालत है। रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा है। वेरी फ्यू प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड टू होम द व्लादिमीर पुतिन हैज टॉक, तो उसमें नरेंद्र मोदी। और ये शायद जो सोशल मीडिया देखते हो जिन पर उनको मालूम होगा, इंडिया के स्टूडेंट जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं, उनको एक पैसे का लॉस नहीं हो रहा है, उनको लिटरली कैरी ऑन मिल रहा है, जाओ हम आपको कुछ नहीं करेंगे, दौलत देंगे तो उनकी जो बस है उसके ऊपर तिरंगा चाहिए, ठीक है। इतनी वैल्यू बढ़ा दी इस बंदे ने इतनी वैल्यू बढ़ा दी देश की अपने। देखो क्यों? क्योंकि इसने इतने डिप्लोमेटिकली अपने रोल प्ले करे कि यूक्रेन भी कुछ नहीं कर रहा है, रशिया भी कुछ नहीं कर रहा है। रशिया अगर सपोज सामने से बस जा रही है और उनके ट्रूप्स वहां पर है, तो वो बोल रहे हैं नहीं आप इंडियन हो, आप जाओ। इवन अभी तो आज कल की न्यूज़ है कि पाकिस्तानी जो है, वो जो स्टूडेंट है, वो लोग भी तिरंगा लेकर खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान को तो कौन पूछेगा, सीधी बात है, ठीक है। तिरंगा लेकर पूछे तो वो भी बच रहे हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा लुक अलाइक रहते हैं इंडिया से, तो वो भी बच रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी वैल्यू तभी बढ़ेगी, आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी, आप पावरफुल तभी होगे, भगवान आपको जो भी विश है तभी आपकी पूरी होगी जब आप आपकी ड्यूटी पूरी निभाओगे। आज आपकी ड्यूटी एज ए स्टूडेंट, जो सामने एग्जाम है उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको फोड़ डालो वगैरह वगैरह, जो भी है आपकी ड्यूटी वो है, दे दो 15 घंटे, दे दो 20 घंटे, ठीक है। और अपने जिम के बारे में सोचो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।